अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्थमा यानी कि दमा सांस की बीमारी जिसका बराह रास्त ताल्लुक फेफड़ों के साथ होता है, जिसको बयान करने से पहले मुनासिब है कि निज़ाम तनफ़ुस को, फेफड़ों के निज़ाम को समझ लिया जाए। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे सीने में दो फेफड़े पसलियों के नीचे लेफ्ट राइट साइड पे होते हैं और सांस की नाली जिसे ट्रैकिया कहा जाता है दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे फेफड़ों में, जिसको ब्रोंकस कहा जाता है। और यही ब्रोंकस आगे ब्रोंक्यूल्स में तकसीम हो जाता है, मज़ीद शाखें जो होती हैं, और ये ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वुलाइज पे ख़त्म होती है, आखिर में एल्वुलाइज होती हैं, यानी कि बंडल ऑफ बैलून। ये एल्वुलाइज जैसे गुब्बारे होते हैं और जैसे गुच्छा होता है अंगूरों का, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं एल्वुलस। एल्वुलस को मज़ीद मैं बयान करूँ कि एल्वुलस जो सी हैं उनके ऊपर खून की नालियाँ अटैच होती हैं, जो खून जो सा कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती हैं और ऑक्सीजन को जज़्ब करती हैं, जो हवा एल्वुलस में जाती है। एल्वुलस से एक एल्वुलाई को हम अगर लें, एक बैलून को लें, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये देखें, ये एक बैलून है और हवा यहाँ से दाखिल होती है और यहाँ से गर्दिश करके वापस चली जाती है। इस गर्दिश करने के दौरान ऑक्सीजन हवा में जो होती है वो खून की नालियों में जज्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इस हवा में शामिल हो जाती है और ये हवा वापस चली जाती है। ये तमाम जो सी एल्वुलाइज हैं, ये तमाम एल्वुलाइज मतलब एक बैलून, और ये बेशुमार बैलून्स होते हैं, एल्वुलाइज होती हैं और सीने में, फेफड़ों में। ये देखें, ये बैक वक्त सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, मतलब ये कि सब ये मिल के काम करती हैं फेफड़े में, और फिर एक सांस जो है वो मुकम्मल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये फैल जाती हैं, फैलने से ऑक्सीजन जो सी वो खून में शामिल कर देती है, और जब ये सिकुड़ती हैं, सांस निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाती है। इन तमाम बैलून्स एल्वुलाइज पे का बैक वक्त काम जो सा है वो एक सांस को मुकम्मल करता है। अब मैं आपको अर्ज करूँ कि जब दमा होता है किसी मरीज को, तो ये फेफड़ों की नालियाँ जो मैंने बताई हैं इनमें सोजश हो जाती है। सोजश की वजूहात क्या होती हैं वो मैं अर्ज करूँ कि कोई भी एलर्जन हो सकता है। एलर्जन से मतलब ये कि वो चीज़, वो अमल जिसकी वजह से इंटरनली इम्यून सिस्टम रिएक्ट करे, रिएक्शन दिखाए, अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करे, उसको एलर्जन कहा जाता है। उसमें पोलन एलर्जी भी हो सकती है, डस्ट की भी एलर्जन एक हो सकता है, स्मेल, किसी किस्म की स्मेल मुमकिन है, धुआं, और फिर जो सा है मौसमी असरात जो से हैं वो भी एलर्जन का काम करते हैं। मौसम तब्दील होना, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो सा वो भी एलर्जन मुमकिन है, और जहनी कैफियत जो सी है उसकी वजह से भी दमा होना मुमकिन है। गम की हालत में, गुस्से की हालत में अटैक होना मुमकिन है। ये जब एलर्जन कोई यहाँ अटैक करता है तो फिर सांस की नालियाँ जो सी वो रिएक्ट करती हैं, खून की गर्दिश बढ़ जाती है, इसमें म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, सांस की नाली जो सी है वो तंग होना शुरू हो जाती है। ये देखें, ये एक नॉर्मल सांस की नाली है, इसका अंदरूनी स्पेस देखें नॉर्मल है, और जबकि पेशेंट जो सा होता है दमे का, उसकी सांस की नाली ऐसी होती है, कुछ तंग हो जाती है, इसमें म्यूकस भी बनता है, इसमें सोजन भी आ जाती है इस वजह से। और जब मरीज को अटैक होता है तो उसकी सांस की नाली इतनी तंग हो जाती है। ये डिपेंड करता है हर मरीज की कंडीशन पे, उसकी बीमारी की शिद्दत पे, उसके टाइम पीरियड पे, ये बीमारी कितनी लंबी है, ये सूरत हाल होती है। और एलर्जन का मैंने अर्ज किया कि एलर्जन कोई भी चीज़ हो सकती है किसी भी मरीज में, और किसी भी मरीज में एक एलर्जन से ज़ायद भी एलर्जन होना मुमकिन है। फिर ENT प्रॉब्लम जो से हैं, जिसमें पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग हो गई, जिसको हम कहते हैं केरा गिरना, हलक में रेशा गिरना,
नेजल पोलिप्स, फिर BNS, एडिनाइड, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, नज़ला, जुकाम, छींके, खांसी। अगर इनका इलाज ना किया जाए तो इनकी सोजश भी सांस की नालियों में मुंतकिल होती है और दमा होना मुमकिन है, या इनका गलत इलाज किया जाए तो सोजश बढ़ जाती है और यहाँ तक पहुँच जाती है सांस की नालियों में और दमे की अलामात ज़ाहिर होती हैं। दमे की अलामात क्या होती हैं? मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, चलने फिरने से सांस फूल जाता है, खांसी आती है और मरीज चाहता है कि जो सा सीने में रेशा बलगम है वो निकले, वो नहीं निकलता। अगर कुछ निकल जाए तो उसको सुकून महसूस होता है। मरीज खांसने की वजह से पसलियों में दर्द महसूस करता है, सीने में जकड़न हो जाती है, घुटन महसूस होती है और मरीज की ख्वाहिश होती है कि उसके चेहरे की तरफ पंखा लगा दिया जाए ताकि हवा ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे को लगे और अंदर जाए, लेकिन इसके बावजूद सुकून महसूस नहीं करता क्योंकि सांस की नालियों में ब्लॉकेज होती है, तंगी होती है। और ऐसी हालत में हेलर और निबुलाइज करना ज़्यादा बेहतर होता है एमरजेंसी हालत में। अगर यही हालत बरकरार रहे कुछ घंटे या कुछ दिन, डिपेंड करता है मरीज की बीमारी पे, कंडीशन पे, तो खतरनाक अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें टिप ऑफ फिंगर जो से हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, होंठ का रंग जामुनी या नीला होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी कम होना शुरू हो जाती है और सुन्न होते हैं, होंठ महसूस होते हैं सुन्न हो रहे हैं, चक्कर आते हैं, ठंडे पसीने आते हैं और मरीज के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मरीज जो है वो गशी में भी जाना मुमकिन है उसका। ये बहुत खतरनाक अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, मैं अर्ज करूँ कि मरीज की और मरीज की फैमिली की हिस्ट्री लेने के बाद हम एलर्जन जो है उसकी तलाश करते हैं कि इस पेशेंट में क्या एलर्जन है। फिर मैं अर्ज करूँ कि एक मरीज में एक से ज़ायद एलर्जन होना मुमकिन है और सही तशखीस, उसकी तबीयत, उसका मजाज, उसका माहौल नोट करने के बाद मरीज का फार्मूला तैयार किया जाता है। हर मरीज का फार्मूला उसकी तबीयत के मुताबिक मुख्तलिफ होता है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है और ये दमा होम्योपैथिक इलाज से ठीक होना मुमकिन है, बशर्ते कि मरीज कोऑपरेट करे, ताउन करे डॉक्टर के साथ और उसकी हिदायत पे अमल करे। अदरवाइज दमा ठीक नहीं हो सकता जब तक डॉक्टर की हिदायत पे अमल ना किया जाए। सेल्फ मेडिकेशन के बारे में मैं अर्ज करूँ कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत खतरनाक साबित होती है और जबकि घरेलू टोटके किसी हद तक फ़ायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन मुस्तकिल ये इलाज नहीं होता। एमरजेंसी सूरत में हीलर नेबुलाइज कर सकते हैं और करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इंतजार करें और तबीयत जो से ज़्यादा ख़राब हो जाए। फिर आखिर में अर्ज करूँगा कि होम्योपैथिक इलाज से दमा ठीक होना मुमकिन है, बशर्ते कि मरीज़ कोऑपरेट करे, हदायत पे अमल करे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।